हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं पार्ट 3 लेके आई हूँ और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो कि आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी से है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैंने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए चैनल पे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब पार्ट 3 में हम रिप्रोडक्टिव साइकिल से लेकर टिल एंड तक पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसकी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप उस पर जाके देख सकते हैं और उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम पार्ट 3 के साथ प्रोसीड करने वाले हैं। सो रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेनार्क मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना मेनार्क और मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना मेनोपॉज। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरियन साइकिल सीरीज ऑफ इवेंट इन द ओवरीज। अब ओवरीज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? ओवरीज में सबसे पहले फॉलिक्यूलर फेज आता है आपका 6 से 13 डेज। अच्छा, ये जो सब है ना, ये जो अभी ओवरीज में इवेंट हो रहे हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया पार्ट 2 में, oogenesis में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मैं आगे प्रोसीड कर रही हूँ। फॉलिक्यूलर फेज होता है आपका 6 से 13 डेज। अब ये जो डेज यहाँ पे दिए हुए हैं, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है, CBSE बोर्ड्स में पूछा जाता है, सो ये इंपॉर्टेंट है। ओव्यूलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है? 14th डे पे। ल्यूटिल फेज लास्ट 14 डेज तक आपका ल्यूटिल फेज चलता है। अब ओवरीज में भी इवेंट्स हो रहे हैं। अब आपके एंडोमेट्रियम में क्या चेंजेस आते हैं, ये हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसमें कवर किया था। एंडोमेट्रियम, उसमें क्या चेंजेस आते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज में 1 to 5 डेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डेज। पॉलीफरेटिव फेज आपका 6 to 13 डेज तक चलता है। सिक्रीटरी फेज आपका 14 डेज तक वो चलता है। अब हम मेंस्ट्रुअल फेज को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है आपका 1 से लेके 5 डेज तक रहता है। इसमें क्या होता है? डीजनरेशन होता है आपका कॉर्पस ल्यूटम में। अब आपको बताया ना कि जो इवेंट्स आपके मतलब आपके यूट्रस में भी इवेंट्स चल रहे हैं और आपके ओवरीज में भी इवेंट्स चल रहे हैं उसी टाइम पे, सेम टाइम पे। जब आपके यूट्रस में क्या होगा, जब आपकी ओवरी में क्या होगा, डीजनरेशन हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम का। डीजनरेशन आपका कॉर्पस ल्यूटम का हो जाएगा, तब आपकी मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब डीजनरेशन क्यों होगा कॉर्पस ल्यूटम का ओवरीज में? बताया था आपको कि मैंने आपको बताया था कि उसको कौन मेंटेन करके रखता है? LH। अब जैसे ही LH का जो है वो लेवल कम हो जाएगा, आपका डीजनरेशन हो जाएगा किसका? कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम का आपका डीजनरेशन हो गया, फिर क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन लेवल आपका डिक्रीज हो जाएगा। अब प्रोजेस्टेरोन लेवल क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता था? प्रोजेस्टेरोन। ये ना इंटरलेटेड है, तो अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले oogenesis देख के आइए, फिर ये पढ़िए। क्या होगा? सबसे पहले डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम क्यों होगा? क्योंकि LH कम हो जाएगा। अब LH कम हो गया, अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाएगा। अब मेंटेन जो प्रोजेस्टेरोन है ना आपका, वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करके रखता है आपकी एंडोमेट्रियम को। क्या मेंटेन करके रखता है? एंडोमेट्रियम को। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो एंडोमेट्रियम को मतलब मेंटेन करने वाला चला गया, कम हो गया। अब ब्रेक डाउन होने लग पड़ेगा आपकी एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होने लग पड़ेगा। अब प्रोस्टोग्लैंडिन जो हार्मोन है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आपका एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे आपका प्रोस्टोग्लैंडिन जो हार्मोन है उसकी सिक्रीशन बढ़ जाएगी। ये क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन कराएगा आपकी स्मूथ मसल्स में। फिर क्या होगा? जो आपका प्रोस्टोग्लैंडिन हार्मोन है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्लॉट आउट ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का बाहर निकलना क्या होता है? प्रोस्टोग्लैंडिन हार्मोन की वजह से होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है स्मूथ मसल्स की। अब ब्लड का लॉस भी इसकी वजह से ही होता है। 50 से 150 ml जो है वो ब्लड का लॉस हो जाता है मेंस्ट्रुअल फेज में। अब ब्लड लॉस जो होगा वो क्लॉटिंग, मतलब ब्लड जो है वो उसकी क्लॉटिंग ना हो जाए, ब्लड ऐसे क्लॉट ना हो जाए, डायरेक्ट ऐसे बाहर आ जाए, उसकी क्लॉटिंग ना हो जाए। तो क्या होता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को कौन प्रिवेंट करता है? डी क्लॉटिंग बाय फिब्रिनोलाइसिन इंजाइम्स। अब जो है आपके इस ब्लड में क्या होता है? फिब्रिनोलाइसिस जो इंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको कौन रिलीज़ करता है? यूट्राइन वॉल क्या करती है? आपकी फिब्रिनोलाइसिस इंजाइम जो होते हैं उनको रिलीज़ करती है, जो कि हेल्प करते हैं डी क्लॉटिंग में आपकी ब्लड की। अब ब्लड जो है सबको पता है क्लॉट बनता है, उसका क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की। अब ब्लड की क्लॉटिंग हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो यूट्रस की जो वॉल है वो रिलीज़ करती है फिब्रिनोलाइसिन इंजाइम्स, जो क्या प्रिवेंट करता है? डी क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है आपके ब्लड की।
इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लेना। अब ये भी एक है थिकनेस एंडोमेट्रियम की, आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो कितनी थिक होती है, 2 से 4 मिलीमीटर आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होती है। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, मेंस्ट्रुअल फेज आपकी 1 to 5 डेज तक चलती है। इसमें क्या होता है, डीजनरेशन होता है आपके कॉर्पस ल्यूटियम का ओवरी में क्या होता है, डीजनरेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का। किसकी वजह से होता है, क्योंकि एलएच का लेवल कम हो जाता है, जो कि मेंटेन करके रखता है कॉर्पस ल्यूटियम को। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिलीज करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम हो जाएगा क्योंकि ये खत्म हो गया। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन आपका मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। अब वो खत्म हो गया तो एंडोमेट्रियम क्या होने लग पड़ेगी, ब्रेक होने लग पड़ेगी। अब जैसे जैसे एंडोमेट्रियम की ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्रोस्टोग्लैंडिन हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, जो क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा स्मूथ मसल्स में। अब प्रोस्टोग्लैंडिन जो हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल होता है स्लॉट आउट ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के बाहर आने में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्रोस्टोग्लैंडिन हार्मोन। ये क्या करवाता है, ब्लड लॉस करवाता है। अब ब्लड लॉस जो है वो ब्लड जो है आपका क्लॉट ना हो जाए, उसमें डी क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फिब्रिनोलाइसिन एंजाइम्स, जो कि रिलीज करता है आपका यूट्राइन वॉल। और जो आपके एंडोमेट्रियम है वो कितनी थिक होती है, 2 से 4 मिलीमीटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब फॉलिक्यूलर फेज़ आपकी पॉलीफ्रेटिव फेज़ को मतलब पॉलीफ्रेटिव फेज़ जो है वो आपके एंडोमेट्रियम में होती है, और फॉलिक्यूलर फेज़ आपकी कहाँ हो रही होती है, ओवरी में हो रही होती है। दोनों साथ साथ में होती है ना। अब डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, सबसे पहले क्या होगा, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होगी, मतलब 1 to 5 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होगी। अब पॉलीफ्रेटिव फेज स्टार्ट हो जाएगी। अब डेवलपमेंट होगा फॉलिकल्स का ओवरी में। इसको कौन स्टिमुलेट करता है, एफएचएस, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराता है। फिर क्या होगा, डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो रिलीज़ करेगा एस्ट्रोजन प्लस इनहिबिन। जो फॉलिकल्स बन रहे हैं वो क्या रिलीज़ करेंगे, आपके एस्ट्रोजन रिलीज़ करेंगे, और साथ में इनहिबिन भी रिलीज़ होगा थोड़ा सा, ताकि जब फॉलिकल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब उनको स्टॉप करने के लिए, ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए फॉलिकल्स की थोड़ा सा इनहिबिन भी रिलीज़ होता है, और मेनली एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है आपका फॉलिकल्स जो बन गए हैं, डोमिनेंट फॉलिकल्स जो हैं। अब जो आपका एस्ट्रोजन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम की थिनिंग के लिए, मतलब जो थिक बनाता है एंडोमेट्रियम को कौन बनाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। या फिर रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, या फिर एंडोमेट्रियम पहले तो टूट गई, 1 to 5 डेज में टूट गई, अब दोबारा कब बनेगी, जब आपके फॉलिकल्स मैच्योर हो जाएंगे, वो रिलीज़ करेंगे एस्ट्रोजन। फिर आपका एस्ट्रोजन जो है वो थिक करेगा आपकी एंडोमेट्रियम को, या फिर दोबारा बनाएगा आपकी एंडोमेट्रियम को। अब 14 डे जब आएगा तो क्या हो जाएगी, ओव्यूलेशन। एट द एंड ऑफ फॉलिक्यूलर फेज क्या होगी, ओव्यूलेशन। आपके जो फॉलिकल है उनका साइज़ बढ़ गया, एस्ट्रोजन जो है वो पीक पे पहुंच जाता है, मतलब एस्ट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। जब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो आपका पॉजिटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस को, और एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। किस किस को जाता है, हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को भी। हाइपोथैलेमस को जाएगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, मतलब GnRH की सेक्रीशन को बढ़ा देगा। अब GnRH किसको स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी को, कि रिलीज़ कर दो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को, LH को रिलीज़ करो। और ये भी पिट्यूटरी को दे रहा था पॉजिटिव फीडबैक, तो ये पिट्यूटरी यहाँ से भी LH रिलीज़ करेगा, यहाँ से भी LH रिलीज़ करेगा, तो ये LH बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाएगा। जब LH पीक पे आ जाएगा, LH की सर्ज आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ होगा, तो क्या होगा 9 आवर्स के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आफ्टर 9 आवर्स क्या होगा, LH सर्च के 9 आवर्स बाद क्या हो जाएगी आपकी ओव्यूलेशन। मतलब जो सेकेंडरी oocyte होते हैं ना ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ये पार्ट 2 में बताया मैंने, अगर नहीं पता है तो वहाँ जाके oogenesis समझ लो पहले, फिर ये समझना। पर अगर पता है तो मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज़ हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से। सेकेंडरी oocyte कहाँ चल जाएगा, आपकी फलोपियन ट्यूब में। तो जो सेकेंडरी oocyte के निकलने को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। सेकेंडरी oocyte के ग्राफियन फॉलिकल से निकलने को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन कब होगा, जब आपकी LH सर्ज आई है, और LH सर्ज के 9 आवर्स बाद होगी ओव्यूलेशन। अब डे ऑफ ओव्यूलेशन, अगर हमें अपना डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना हो कि कब हमारा ओव्यूलेशन होगा, तो हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, हम करते हैं टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल, कितने डेज़ की आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, 1 2 3 जितनी भी होती है, 5 होती है मैक्स से, तो 5 - 14, 5 - 14 कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ओव्यूलेशन कौन से डे पे होगा। हमें पता चल जाएगा कि हमारी ओव्यूलेशन कौन से डे पे होगा। क्या करेंगे, टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल -14, ये जो फॉर्मूला है याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया,
आपको बता दिया मैंने मेंस्ट्रुअल फेज़। अब मेंस्ट्रुअल फेज़ के साथ साथ ऊपर मेंस्ट्रुअल फेज़ बता दिया मैंने आपको। जब आपकी मेंस्ट्रुअल फेज़ हो रही होती है ना, तब जो है जो ओवरी है उस पर सिर्फ डीजनरेशन हो रहा था कॉर्पस ल्यूटियम का। फिर मेंस्ट्रुअल फेज़ में कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन होता है। फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है आपकी, उसमें क्या होता है, ओवरी में आपका क्या होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है फॉलिकल्स का। और एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा होता है, पॉलीफ्रेटिव फेज़, वहाँ क्या हो रहा होता है, थिकनिंग हो रही होती है, दोबारा से एंडोमेट्रियम बन रही होती है। अब आपका है ल्यूटियल फेज़, जिसको हम सिक्रीटरी फेज़ भी बोलते हैं। ल्यूटियल फेज़ कहाँ पे है आपका, ये देखिए यहाँ पे जो आपका ल्यूटियल फेज़ है ना, जो ल्यूटियल फेज़ है वो आपका ओवरी में हो रहा है। और जो ल्यूटियल फेज़ के बाद है, एक मिनट काम हो गया, ल्यूटियल फेज़ है और फिर आपका ओवरी में क्या हो रहा है, ल्यूटियल फेज़, और एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा है, सिक्रीटरी फेज़। तो ये साथ साथ में हो रहे होते इवेंट्स। अब ल्यूटियल फेज़ में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, ये ओवरी में हो रहा है। आपका कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है किससे, क्राफ्टियन फॉलिकल से, बताया था कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जो कि एक्ट करता है एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों, ये हार्मोन भी रिलीज़ करता है, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, जो आपकी एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। अब क्या होगा, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करेगा और एस्ट्रोजन रिलीज़ करेगा और इनहिबिन भी थोड़ा सा रिलीज़ करेगा, मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करेगा। अब मेंटेन एंडोमेट्रियम, पता है हमें प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। अब क्या होगा, हाईली वेस्कुलर बना देगा उसको, सिक्रीटरी ग्लैंडुलर बना देगा, थर्मोजेनिक इफेक्ट, मतलब थोड़ा सा आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उस टाइम पे जब आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो, मतलब जब ल्यूटियल फेज़ चल रही होगी। अब जो आपका सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर इसने बनाया है वो रिलीज़ करेगा यूटराइन मिल्क को, मतलब कि इधर क्या हो रहा है, आपके जो यूट्रस है वो बेबी की इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती है तो आपकी एंडोमेट्रियम टूट जाती है। तो ये नेचर जो है वो करता है, हर मंथ जो है वो रेडी करता है यूट्रस को बेबी की इम्प्लांटेशन के लिए। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो एंडोमेट्रियम टूट जाती है। तो अब क्या होगा, जो आपका ये प्रोजेस्टेरोन है वो सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर करेगा आपके एंडोमेट्रियम को और रिलीज़ करेगा यूट्राइन मिल्क को, जिसको हम ग्लाइकोजन भी बोलते हैं। अब जो आपका एस्ट्रोजन है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है थिकनिंग के लिए, एंडोमेट्रियम के लिए, ये मेंटेन करके रखता है, ये थिकनिंग कराता है एंडोमेट्रियम की। अब एट द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज LH डिक्रीजेस, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही ल्यूटियल फेज का एंड आता है तो जो LH है वो कम हो जाता है। अब LH किसको मेंटेन करके रखता था, कॉर्पस ल्यूटियम को। अब कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला ही ख़त्म हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा, वो भी डीजनरेट कर जाएगा और फिर से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। सो अब फर्टिलाइजेशन, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड गैमीट्स ईच कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम्स प्रोड्यूसिंग अ ज़ायगोट दैट कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। ये तो हम सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो हमारा ये बनता है, गैमीट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो 46 का हाफ कितना हुआ, 23 इसके पास होते हैं, 23 इसके पास होते हैं और ये दोनों ही फ्यूज होके 46 क्रोमोसोम वाली आगे प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़ायगोट। अब सबसे पहले क्या होगा, इजैकुलेशन। सबसे पहले होगा हमारे पास इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के बाद स्टेप आता है इंसेमिनेशन, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था। इंसेमिनेशन, फिर आती है सिनगैमी। सिनगैमी मतलब फ्यूजन हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब ऐसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो सिनगैमी के बाद आती है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिक्स हो रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिक्स हो चुके हैं। अब फिर आता है कैरोगैमी। कैरोगैमी मतलब न्यूक्लियस भी फ्यूज़ हो गए। पहले क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी, सबसे पहले साइटोप्लाज्म बाहर होता है ना, तो सबसे पहले वो फ्यूज़ करेगा, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये फ्यूज़ करेगा सबसे पहले, इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करेगा। अब इसके अंदर जो आपकी ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, अब कैरोगैमी में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये भी फ्यूज़ कर जाएंगे। कैरोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब फिर आता है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस मतलब क्रोमोसोम की मिक्सिंग होगी, यही तो होता है इसमें आपकी फर्टिलाइजेशन में। फिर एम्फीमिक्सिस के बाद क्या बन जाता है, ज़ायगोट। तो ये जो सीरीज़ है ये लर्न कर लेना। इजैकुलेशन के बाद इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के बाद सिनगैमी, सिनगैमी के बाद प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी के बाद आती है कैरोगैमी, कैरोगैमी के बाद आती है एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस के बाद बनता है ज़ायगोट, जो कि होता है डिप्लॉइड। अब नेक्स्ट है कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन होता है मतलब स्पर्म की तैयारी हो रही है, मतलब जैसे तैयारी करते हैं किस चीज़ की, कैपेसिटेशन मतलब कि स्पर्म रेडी हो रहा है,
फर्टिलाइजेशन के लिए। सबसे पहले क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। सबसे पहले क्या होता है, जो स्पर्म होता है उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी रीअरेंजमेंट होती है। अब क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म आफ्टर इजैकुलेशन इन वजाइनल ट्रैक्ट। पहले वो मतलब ऐसे डीएक्टिवेट, मतलब किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस, मतलब जैसे कोई इंजाइम्स होते हैं वो हायर पीएच पे आपके एक्टिवेट होते हैं, ऐसे वो डीएक्टिवेट फॉर्म पे एक सुटेबल पीएच होता है उनका, तब वो एक्टिवेट होंगे। वैसे ही स्पर्म्स जब वेजाइनल ट्रैक्ट में पहुंचेंगे तब वो एक्टिवेट हो जाएंगे, क्या होगा, उनका रीअरेंजमेंट हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट होंगे, फिर क्या होगा, स्पर्म आपका एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटीन फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द हेड ऑफ द स्पर्म। सबसे पहले क्या होगा, रिमूव हो जाएगा क्या, कोलेस्ट्रॉल रिमूव होगा और ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन्स जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होंगे और हेड से रिमूव हो जाएंगे स्पर्म की। फिर डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स, डाइल्यूशन होगी डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स की। फिर एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू स्पर्म कॉजिंग मोटाइल स्पर्म्स। अब जो है ये आपको सबको पता होगा कि स्पर्म्स की मोटिलिटी में कौन सा इम्पॉर्टेंट है, जो रोल प्ले करता है वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो स्विमिंग रैपिडली ये स्विमिंग है, यहाँ पे स्विम है रैपिडली पास थ्रू the cervix, enter into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube where fertilization takes place। सबसे पहले क्या होगा, स्पर्म जो है, मोटाइल स्पर्म जो है वो स्विम करके कहाँ जाएगी, सर्विक्स में। सर्विक्स के बाद कहाँ पे जाएगी, यूट्रस में। फिर यूट्रस से होती हुई वो जाएगी आपकी एम्पुलरी रीजन में, बताया था साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का है एम्पुलरी, तो एम्पुलरी रीजन में जाएगी। अब जो सबसे पहले पहुँचेगी वो ही फर्टिलाइजेशन करेगी ओवम के साथ। अब एक्रोसोमल रिएक्शन, अब जब स्पर्म पहुंच गया ओवम के पास तो वहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी। सबसे पहली रिएक्शन होगी आपकी एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ स्पर्म्स 250, जैसे 250 स्पर्म्स है, मतलब पहुंच गई स्पर्म्स आपकी ओवम के पास। अब उनमें से कोई एक ही अंदर जाएगी, तो जो 250 स्पर्म्स है वो सारी ओवम के साइड में अटैच हो जाएंगी जाके। सरफेस ऑफ एग, क्या बाहर वाली कौन सी लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा, ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग में पढ़ा था। वो कोरोना रेडिएटा से जाके अटैच हो जाएंगी सभी स्पर्म्स। अब क्या होगा, एंड एक्रोसोम स्टार्ट रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब एक्रोसोम आपको बताया था स्पर्म के स्ट्रक्चर में जो उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। मतलब जो गोल्जी अपरेटस है वो किसकी फॉर्मेशन करता है, एक्रोसोम में। एक्रोसोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्पर्म लाइसिन्स भी बोलते हैं। अब जो आपका स्पर्म लाइसिन्स जो हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, कोरोना रेडिएटा के साथ अटैच होंगे, फिर स्पर्म लाइसिन आपके रिलीज होंगे एक्रोसोम से। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, कॉन्टैक्ट ऑफ एक्रोसोम स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ आउटग्रोथ बाय पीएम ऑफ oocyte कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, पीएम का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कम ऑफ कोन ऑफ रिसेप्शन टू रिसीव द इनकमिंग स्पर्म। अब क्या होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ रिएक्शन होगा, ये मैंने आपको बताया, इस डायग्राम से समझो। ये जो है आपका ओवम की अंदर वाली लेयर है, ये आपकी क्या है, जोना पेलुसिडा की लेयर है। अब क्या आपके हाइड्रोलिटिक जो इंजाइम्स है वो कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करेगा, जो सबसे पहले स्पर्म कर देगा ना वो अंदर जाएगा। क्या होगा, सारे 250 जो 250 स्पर्म है सभी लगे होंगे करने में, जो सबसे पहले क्या करेंगे, कोरोना रेडिएटा को करेंगे, फिर जोना पेलुसिडा करेंगे। सबसे पहली जो स्पर्म है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कर लेगी, जब वो टच कर लेगी उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। ऐसे कोन की तरह बन गया ना, ऐसे कोन की तरह बन रहा है यहाँ पे। ये जो स्पर्म सबसे पहले टच कर लेगी, ऐसे एक ही करेगी कोई, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कोन बन जाएगा आपका, ऐसे फर्टिलाइजेशन कोन बन जाएगा ऐसे करके। जोना पेलुसिडा के बाद जब वो स्पर्म आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कर लेगी एग के, अब क्या होगा, जोना रिएक्शन। ये रिएक्शन लर्न करना, पहले एक्रोसोमल, फिर फर्टिलाइजेशन कोन, फिर जोना रिएक्शन होगी। फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी मतलब कि बहुत सारी स्पर्म्स ना अंदर आ जाएं, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन होता है ये। जैसे ही मतलब इसने टच कर लिया एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो बाकी मतलब डीपोलराइजेशन हो जाएगा, मतलब फिर कोई और स्पर्म अंदर आ ही नहीं सकती, मतलब वो किसी और को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऐसे ही एक को एक्सेप्ट कर लिया तो बाकी फिर लगी रहे तो वो अंदर नहीं आ पाएंगी, सिर्फ एक के अंदर आ पाएगी। तो ये डीपोलराइजेशन हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एग की डीपोलराइजेशन हो जाएगी। मतलब कि पहले वो पोलर था, सभी स्पर्म्स को एंटर करने देना था उसने, पर जैसे ही किसी एक ने कर लिया तो डीपोलराइजेशन हो जाएगी, मतलब जो आपके एन है वो बाहर चले जाएंगे।
जो आपके सोडियम है ना वो बाहर चले जाएंगे और डीपोलराइजेशन करवा देंगे आपकी इस जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसकी डीपोलराइजेशन करा देंगे। और कोई भी जो आपकी जो स्पर्म है, जैसे ये आपकी स्पर्म है ऐसे ऐसे, ये अब अंदर नहीं आ पाएगी क्योंकि एक ने ऑलरेडी एंटर कर लिया है, तो बाकी सब के लिए वो डीपोलर हो जाएगी। इसको ही बोलते हैं ज़ोनर रिएक्शन। थर्ड है, फोर्थ है आपका कॉर्टिकल रिएक्शन, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ये भी वही है, ये फास्ट होता है। ज़ोनर रिएक्शन आपका फास्ट होता है, ये लर्न करना। ज़ोनर रिएक्शन क्या, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, मतलब ये बहुत फास्ट होता है। और कॉर्टिकल रिएक्शन फिर धीरे 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 वो और ज़्यादा सॉलिड बनता जाएगा, मतलब ये और ज़्यादा डीपोलराइज होता जाएगा धीरे 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 धीरे, फिर कोई भी अंदर नहीं आ पाएगी। ये स्लो ब्लॉक होता है, बस इसमें यही याद रखना है कि कौन सा फास्ट होता है कौन सा स्लो होता है। ज़ोनर रिएक्शन फास्ट होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जो ये आपका एक्रोजोम है ना, ये हेड है, ये एक्रोजोम जो आपका रिलीज़ करा था स्पर्म लाइसिन। अब स्पर्म लाइसिन भी 3 टाइप के होते हैं। पहले वो कोरोना रेडिएटर को तोड़ने वाले होंगे, फिर ज़ोना पेलुसिडा को तोड़ने वाले होंगे। अब जो आपको बताया कि स्पर्म लाइसिन एक्रोजोम जो है ना प्रेजेंट, वो स्पर्म लाइसिन रिलीज़ करता है। अब जो स्पर्म लाइसिन है वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है हियालुरोनाइडेज। जो हियालुरोनाइडेज है वो हाइड्रोनिक जो एसिड, मतलब जो कोरोना रेडिएटर है ना उसके बीच में जो कोरोना रेडिएटर है उसके बीच में ना आपका एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये वाला जो एसिड है ये प्रेजेंट होता है आपके उसमें कोरोना रेडिएटर के बीच बीच में, ऐसे ऐसे एसिड प्रेजेंट होता है, ऐसे 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 ऐसे। ये जो गैप्स है ना, ये इसको कौन फिल करता है, हाइड्रोनिक एसिड। अब हाइड्रोनिक एसिड को कौन तोड़ेगा, हाइड्रोनिक एसिड को कौन तोड़ेगा, हाइलोरोनिडेज तोड़ेगा। अब स्पर्म लाइसिन का दूसरा है कोरोना पेंट्रेटिंग एंजाइम, मतलब कोरोना रेडिएटर को कौन तोड़ेगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये तोड़ेगा आपकी कोरोना रेडिएटर को। अब स्पर्म लाइसिन का तीसरा टाइप है ज़ोना लाइसिन। ज़ोना लाइसिन मतलब ज़ोना पेलुसिडा को कौन तोड़ेगा, इसका ही दूसरा नाम है ज़ोना लाइसिन का दूसरा नाम है एक्रोजिन। कौन है, एक्रोजिन। ज़ोना पेलुसिडा को एक्रोजिन तोड़ेगा, ज़ोना लाइसिन। और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम आपका कोरोना रेडिएटर को तोड़ेगा। और हियालुरोनाइडेज जो है वो आपका हाइड्रोलिक एसिड को तोड़ेगा। मतलब तो पहले हाइड्रोनिक एसिड टूटेगा, फिर कोरोना रेडिएटर पे एक्ट होगा, फिर आपकी ज़ोना पेलुसिडा पे एक्ट होगा। तो ये सब जो स्पर्म लाइसिन है, ये पर्टिकुलर फंक्शन बताया, एनसीईआरटी में नहीं है। ये डेटा जो है एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा डेटा है। अब जो ये आपके जो एक्रोजोम है ना, जो आपकी स्पर्म है उसमें एंटी फर्टिलाइजिन भी प्रेजेंट होते हैं। एंटी फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन जो है, मतलब जो फर्टिलाइजिन है वो अपने फर्टिलाइजेशन को, मतलब जो ह्यूमन का स्पर्म है वो सिर्फ ह्यूमन के एग के साथ ही फर्टिलाइजेशन करेगा, वो किसी और के एग के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, स्पर्म्स में एंटी फर्टिलाइजिन प्रेजेंट होते हैं। एंटी फर्टिलाइजेशन अपने फर्टिलाइजिन को पहचानते हैं और उसी के साथ फिर जाके फर्टिलाइजेशन होती है। जो आपका एंटी फर्टिलाइजिन है, जैसे कि आपके मैग्नेट के पोल्स होते हैं, जैसे कि ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ पोल के साथ कभी भी अटैच नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन हो जाती है उन दोनों की। अब नॉर्थ जो है वो आपके साउथ के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि उसको पहचाना कि नॉर्थ जो है वो साउथ के साथ ही अट्रैक्ट होगा। वैसे ही एंटी फर्टिलाइजिन अपने ही तरह के फर्टिलाइजिन से फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ह्यूमन का जो स्पर्म होता है सिर्फ ह्यूमन के एग के साथ ही फर्टिलाइजेशन करता है। अब है क्लीवेज। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज़ अ रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन ऑफ द जाइगोट। अब जो फ्यूजन, मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट बना है उसकी क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी। माइटोटिक मतलब माइटोसिस की मदद से उसकी क्या होगी, सेल डिवीजन होगी। उसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। विच कन्वर्ट सिंगल सेल, जो सिंगल सेल्ड आपका जाइगोट है उसको मल्टी सेलुलर मोरुला में कन्वर्ट कर देता है। ये नीचे डायग्राम आपको समझाती हूँ डायग्राम से। अब क्लीवेज में क्या होता है, आपका जो एम्ब्रियो ना, जैसे वो इतना सा है तो वो इतना सा ही रहेगा, वो उसका साइज़ नहीं बड़ा होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्रोथ फेज़ आपकी G1 G2 जो ग्रोथ फेज़ होते हैं ना, ये सेल डिवीजन चैप्टर में हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, नहीं 12th में ही पढ़ते हैं, पता नहीं, पर पढ़ते हैं ना सेल डिवीजन चैप्टर में। तो वहाँ पे हमें पता है ना G1 G2 फेज़ होती है, ग्रोथ फेजेस बोलते हैं जिनको हम, तो वो इसमें एब्सेंट होती है, इसमें ग्रोथ नहीं होगी आपके सेल की।
बस उसकी जो साइटोप्लाज्मिक रेशो है ना वही इंक्रीज़ होगी, साइटोप्लाज्मिक रेशो ही इंक्रीज़ होगी आपकी। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर दिमाग में रखना कि साइज़ नहीं इंक्रीज़ होगा, सिर्फ न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक जो रेशो है सिर्फ वही इंक्रीज़ होगी, बिकॉज टोटल मास ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो सेम रहेगा, डीएनए कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ ब्लास्टोमर्स इंक्रीज़ होंगे, साइज ऑफ ब्लास्टोमर्स डिक्रीज़ होगा, ब्लास्टोमर डिक्रीज़ होगा, मतलब कि उनका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो, जैसे कि आपका है ना ये ब्लास्टोमर्स है, इनका नंबर बढ़ रहा है, अब नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन जो इनका साइज़ है वो कम होता जा रहा है। देखो ऐसे हो गया, इतना बड़ा था अभी ऐसे 2 में डिवाइड हो गया, नंबर तो इंक्रीज़ होगा लेकिन इनका साइज़ डिक्रीज़ होगा। क्लीवेज एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर मोरूला, मोरूला जब बन जाएगा आपकी क्लीवेज ख़त्म। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एक सेल है, फर्स्ट डे पे क्या होगा 2 सेल बन जाएगा, सेकंड डे पे ये 3 सेल बनेगा, उसके बाद सेकंड डे पे ही ये 4 सेल बन जाएगा। अब थर्ड डे पे क्या होगा आपके 8 सेल बन जाएंगे, ये 8 सेल बन जाएंगे, साइज़ सेम ही रह रहा है, सेल बढ़ रहे हैं। अब फोर्थ डे पे आपका क्या होगा 16 सेल बन जाएगा। अब ये याद रखना जब 8 सेल स्टेज होती है जाइगोट की उसको हम बोलते हैं मोरूला सॉलिड, मोरूला सॉलिड, मोरूला बोलते हैं हम इसको। और ये जो है 16 सेल स्टेज इस मलबेरी की तरह होता है, मलबेरी की तरह दिखता है, तो ये क्या होता है इसको क्या बोलते हैं सॉलिड मलबेरी, लाइक मलबेरी मतलब फ्रूट होता है मलबेरी ना, उसकी तरह दिखता है ये आपके ब्लास्टोमर्स होते हैं, ये जो अंदर है ना ऐसे से आपके सेल बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमर्स, क्या बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। अब क्या होगा एट द एंड ऑफ फिफ्थ डे पे क्या होगा आपका रीअरेंजमेंट होगा ब्लास्टोमर्स का, ब्लास्टोमर्स का क्या होगा रीअरेंजमेंट, जो अंदर ही है ना ये आपके, इनका रीअरेंजमेंट होगा, एंडोमेट्रियम रिलीज यूट्राइन मिल्क, और एंडोमेट्रियम जो आपको बताया था ऊपर हमने मेंस्ट्रुअल उसमें पढ़ा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही पढ़ा कि ल्यूटल फेज में हमने पढ़ा कि एंडोमेट्रियम जो है वो रिलीज़ करती है यूट्राइन मिल्क को। अब क्या होगा रीअरेंजमेंट होगी आपकी ब्लास्टोमर्स की, क्या होगी वो साइड साइड में ऐसे लग जाएंगे ऐसे, और खाली जगह बनाएंगे अंदर, क्या बनाएंगे खाली जगह स्पेस बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील, क्या बोलते हैं ब्लास्टोसील। अब जब खाली जगह बन गई ना तो इसका हम नया नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोल देते हैं हम इसको, जिसके अंदर ब्लास्टोसील होगी उसको हम क्या बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। अब आपके ब्लास्टोमर्स की क्या हुई है रीअरेंजमेंट हुई है यहाँ पे, तो जो रीअरेंजमेंट से ये जो लेयर बनी है इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट की फॉर्मेशन करेंगे आपके जो ब्लास्टोमर्स हैं और इनर सेल मास की फॉर्मेशन करेंगे। अब हैचिंग ट्रोफोब्लास्ट रिलीज लाइटिक एंजाइम्स, आपकी जो ट्रोफोब्लास्ट है वो बाहर निकलेगी, मतलब जैसे अंडे से बाहर नहीं निकलते हैं बच्चे, वैसे आपकी ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगी इसको तोड़ के दिखाया हो मैंने यहाँ पे, इसको तोड़ के बाहर निकलेगी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैचिंग, क्या बोलते हैं हैचिंग। ये क्या करेगी जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट है ना ये लाइटिक एंजाइम्स मतलब इसको जोना पेरिसिडा को तोड़ने वाले एंजाइम्स रिलीज़ करेगी जिससे ये बाहर आ जाएगी, इस प्रोसेस को बोलेंगे हैचिंग। अब 6th डे पे क्या होगा ड्यूरिंग हैचिंग, अब ड्यूरिंग हैचिंग क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि एक यहाँ से निकल के अलग हो जाए, ट्रोफोब्लास्ट से एक सेल कोई निकल के अलग हो जाए, तो वो क्या बना देगा ट्विंस बना देगा, क्या बना देगा ट्विंस बना देगा। हैचिंग के दौरान आपके क्या बन सकते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मतलब एक ही जाइगोट से बने हुए ट्विंस। अब ट्रोफोब्लास्ट के जो ये है ना, जब ट्रोफोब्लास्ट बाहर आ गई ना, अब इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे बाहर वाले सेल्स को हम बोलेंगे सेल्स ऑफ रॉबर, सेल्स ऑफ र्यूबर, क्या बोलेंगे सेल्स ऑफ र्यूबर। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट ही रिलीज़ करेगी लाइटिंग एंजाइम्स पता हमको HCG है जो आपका LH की तरह वर्क करता है। LH क्या करता है कॉर्पस ल्यूटेम को मेंटेन करता है। अब कॉर्पस ल्यूटेम को ये LH आपका मेंटेन करके रखेगा और कॉर्पस ल्यूटेम आपको प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता रहेगा। अब जो प्रोजेस्टेरोन है वही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो कॉर्पस ल्यूटेम रिलीज़ करता है। और कॉर्पस ल्यूटेम को कौन मेंटेन करके रखता है LH, और LH जो है वो HCG जो है वही LH की फॉर्म में वर्क करता है। और HCG कौन रिलीज़ करती है आपकी ट्रोफोब्लास्ट रिलीज़ करती है। इंपॉर्टेंट है बहुत, ज़रूर लर्न करना, ये दिमाग में रखना। न्यूट्रिशन फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो बनती है हमारी वो भी ट्रोफोब्लास्ट ही बनाती है। ट्रोफोब्लास्ट के सारे रोल्स लिखे हैं यहाँ पे, ये लर्न कर लेना आप। अब हम आते हैं अपने इम्प्लांटेशन। अब आपकी ये जो चीज़ बनी है ना, ये आपकी क्या होगी इम्प्लांट होगी यूट्रस में।
इट इज़ अटैचमेंट और इम्बेडिंग ऑफ डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट विद, अब जो आपका ब्लास्टोसिस्ट था ना जो हमने ऊपर पढ़ा, वो क्या होगा, इम्बेड हो जाएगा, मतलब वो इम्प्लांट हो जाएगा आपको किस में, इम्प्लांट हो जाएगा आपके यूट्रस में, वॉल ऑफ यूट्रस में एंडोमेट्रियम के साथ, विद द हेल्प ऑफ लाइटिक इंजाइम्स विच रिलीज फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट ऑफ एम्ब्रियो। लाइटिक इंजाइम्स जो रिलीज करी ना आपकी ट्रोफोब्लास्ट, उसकी हेल्प से जो आपका ब्लास्टोसिस्ट बना है ना ऊपर, वो क्या हो जाएगा, इम्बेड हो जाएगा आपकी यूट्राइन वॉल के साथ। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट कम्प्लीटली सिंक्स इन द वॉल ऑफ यूट्रस एंड एंडोमेट्रियम बिकम्स मोर वेस्कुलराइज्ड। अब यूट्रस की वॉल में कम्प्लीटली उसके साथ मिल जाता है वो आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है, और एंडोमेट्रियम जो है वो और ज़्यादा वेस्कुलराइज्ड बन जाती है, बहुत ज़्यादा वेसल्स अपने में प्रोड्यूस कर लेती है, वेस्कुलराइज्ड बन जाती है आपकी कौन, एंडोमेट्रियम। आफ्टर इम्प्लांटेशन द एंडोमेट्रियम इज नोन एज डेसिडुआ। ऐसे तो हम उसको क्या बोल रहे थे, एंडोमेट्रियम, लेकिन इम्प्लांटेशन के बाद हम उसको क्या नाम देते हैं, डेसिडुआ। क्या नाम देते हैं, डेसिडुआ। अब ये जो डायग्राम है ये आपकी उसमें भी एनसीईआरटी में, तो इसको लर्न कर लेना। ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, एंडोमेट्रियम थी ये सारी, अब हम इसको नाम दे रहे हैं, ये क्या, डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ जो बेसिलिस है यही आपकी फॉर्मेशन करती है प्लेसेंटा की, लर्न करने वाला पॉइंट है। ये आपका छोटा सा यहाँ पे क्या होता है, यॉर्क सैक होता है। ये जो चले हम सेकेंड लेयर बढ़ते हैं, तो कैप्सूल को कवर कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। और ये डेसिडुआ पेराटाइलिस, पेराटाइलिस मतलब ये दूर, ये साइड में है ना, पेराटाइलिस हो गया, बेसाइलिस हो गया और कैप्सुलैरिस हो गया, ये सारे एंडोमेट्रियम। फिर ये आपकी यूट्राइन कैविटी, यूट्रस की कैविटी है, और ये आपका सर्विक्स है। ये याद कर लेना कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा कौन करती है, डेसिडुआ बेसाइलिस। अब नेक्स्ट आते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा पूछा जाता क्वेश्चन है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है और इजी भी है। इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और अदर देन यूट्रस ड्यू टू अर्ली ब्रेकडाउन ऑफ जोना पेल्यूसिडा एंड स्लो सिलेरी मूवमेंट। अब क्या होता है, कुछ फीमेल्स में मतलब ऐसे जेनेटिकली भी होता है, लेकिन आजकल स्मोकिंग ड्रिंकिंग की वजह से भी क्या हो जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। मतलब कि इम्प्लांटेशन होना था यूट्रस में लेकिन हो गया कहीं और ही, मतलब फेलोपियन ट्यूब में हो गया मान लो इम्प्लांटेशन। तो ऐसा भी हो जाता है, किसके वजह से होता है कि मतलब जल्दी आपकी जोना पेल्यूसिडा टूट जाए, ये हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, या फिर आपकी स्लो सिलरी मूवमेंट, जो सिलरी सेल्स मतलब जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना फेलोपियन ट्यूब में, सिलरीज जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं किसकी, ओवम की, वही हेल्प करेंगे ना आपकी यूट्रस के भी जो एम्पुलर रीजन से उसको यूट्रस तक लेके जाना आपके ब्लास्टोसिस्ट को, है ना। तो वो सिलरी मूवमेंट कहाँ हो रही है, फेलोपियन ट्यूब में हो रही है। तो अगर वो स्लो होगी तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन आपकी यूट्रस के सिवा कहीं और ही हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेविडा टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविडा टेस्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट रिलीज HCG इन ब्लड विच ऑल्सो प्रेजेंट इन यूरिन, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट इफ HCG प्रेजेंट इन यूरिन। अब क्या होगा, जब इम्प्लांटेशन हो जाएगी आपकी ट्रोफोब्लास्ट रिलीज करती है HCG, बताया था, जो कि LH की तरह वर्क करता है। अब जो ये ब्लड में भी रिलीज़ होगा और प्रेजेंट होगा यूरिन में भी, और जो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आता है वो HCG की प्रेजेंस की वजह से ही आता है यूरिन में। इसको हम बोलते हैं एमिनोरिया। अब हमारा जो है इम्प्लांटेशन तक सारा ख़त्म हो गया है, मेरे को लगा इसी वीडियो में मैं कवर कर लूँगी, लेकिन इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। हम पार्ट 4 भी लेके आएंगे जिसमें हम एंड तक ख़त्म ज़रूर कर देंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो करना है, और फिर गैस्ट्रुलेशन वगैरह जो आगे के फर्दर प्रोसेसेस हैं हम वो पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। इसके 4 पार्ट्स ही आएंगे सिर्फ, उससे ज़्यादा इसके पार्ट्स नहीं बनेंगे। और आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट पे मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या टीचिंग स्टाइल में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ूँगी, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना। और चैनल को सब बोलते हैं, मैं बोल ही देती हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। सेशन एक तो लंबा ही बहुत हो जा रहा है ना, चैप्टर बहुत ही बड़ा है। और PDF अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।